राहुल गांधी अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन राहुल के बयान से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है और बीजेपी के पलटवार से कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं और लोकतंत्र खतरे में है। जैसे राहुल के बयानों से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब नहीं होगी? एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का डंका बजा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर के बड़े बड़े देश भारत के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी से मिलने आते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बॉस कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर पीएम को और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यह आरोप बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर लगा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप नफरत का बाजार क्यों फैला रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, आपके नफरत के बाजार को जीडीपी की रिपोर्ट ने खत्म कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बेहतरीन अर्थव्यवस्था है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया की दो बड़ी संस्थाएं कह रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल पीएम मोदी के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत के विकास के खिलाफ केवल झूठ ही फैलाना आता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं तो उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे भारत का अपमान किया जाए। उन्होंने कहा राहुल का सेंगोल और नई संसद के खिलाफ बयान इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हजम नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरे में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत विश्व की आशा और विकास का प्रतीक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कहा है, वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने मोदी को दुनिया के सबसे प्रिय नेता करार दिया है। वहीं दुनिया के दूसरे नेता भी मोदी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं, जिसे कांग्रेस बचा नहीं पा रही। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई। सुप्रिया श्रीनेत ने अनुराग ठाकुर का वीडियो ट्वीट कर कहा कि अनुराग, गोली मारो ठाकुर, आप ट्रोल होने के अलावा इस देश के खेल मंत्री भी तो हैं। हमारी बेटियों से झूठे दावे क्यों किए थे और अब उनसे मिलते क्यों नहीं? आप बस जमानी जमा खर्ची कीजिएगा। केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने ऐसा शिकंजा कसा है जिससे बचना आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए मुश्किल होता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एक एक कर नए नए खुलासे कर रही है, जिससे कथित शराब घोटाले मामले में नया ट्विस्ट आ गया है और आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, लेकिन अब उनका जेल से बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि मनीष सिसोदिया को उनके करीबी दिनेश अरोड़ा के जरिए 2.2 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। ईडी का कहना है कि कारोबारी अमित अरोड़ा का फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया ने पैसे लिए। आपको बता दें, ये पहली बार है जब ईडी ने सिसोदिया को रिश्वत लेने की बात कही है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि सिसोदिया को कैश में रिश्वत दी गई। 1 करोड़ रुपए जहां अप्रैल 2021 के दूसरे सप्ताह में दिए गए, वहीं 1.2 करोड़ रुपए अगले 2 से 3 महीने में दिए गए हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो साउथ ग्रुप ने शरत रेड्डी से जुड़ी हुई संस्थाओं के खाते में 41.13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कैश डाली। ये कमीशन वसूलने का सिर्फ गैर कानूनी तरीका भर था। इस मामले में जब पूछताछ की गई तो वित्त टीम ईडी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान मनीष सिसोदिया ने 14 अलग अलग मोबाइल फोन्स में 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम ने जांच में बाधा डालने और सारे सबूत भी मिटा दिए। इसके अलावा चार्जशीट में कहा गया है कि जब अमित अरोड़ा को पता चला कि कथित साउथ ग्रुप दिल्ली के शराब कारोबार में उतरने जा रहा है और उसके द्वारा चलाए जा रहे एयरपोर्ट बिजनेस में भी दिलचस्पी रखता है, वो मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया से मिला और अपील की कि पॉलिसी में एक ऐसी शर्त डाल दी जाए कि किसी और बोलीकर्ता को एनओसी न मिले और एयरपोर्ट बिजनेस का कंट्रोल उसके पास बना रहे। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। भ्रष्टाचार का आरोप जोर पकड़ने और काफी शोर शराबे के बाद सितंबर 2022 में सीएम ने नई नीति को रद्द कर दिया। शराब घोटाला नीति रद्द होने के बाद भी ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो देखा आपने कैसे हर रोज शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी खुलासे कर रही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने भी माना है कि मामला काफी गंभीर है। देश में एक कहावत है कि गाल बजाना, बिना किसी बात हल्ला करना या एक एजेंडे के तहत हल्ला करना। आजकल देश के विपक्ष का भी यही हाल है। कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी ब्रिटेन के बाद अमेरिका में जाकर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनलगल बातें कर रहे हैं।
राहुल गांधी अमेरिका में ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं। वहीं मोदी सर ने मामले में उन्हें कोर्ट में 2 साल की सजा मिली है। इसका रोना भी राहुल ने अमेरिका में रोया। तो वहीं दूसरी ओर बाकी विपक्षी देश के भीतर हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मोदी तो मोदी ही है। उनका नाम सारे विपक्ष को शोर को शर्मनाक चुप्पी में तब्दील कर देता है और एक बार फिर विपक्ष का खेल एक झटके में खराब हो गया है। आखिर क्या है खबर, आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल वैश्विक हालातों के बाद भी पिछले वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों को काफी पीछे छोड़ दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जारी की गई आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जीडीपी की ग्रोथ रेट अनुमानों से बेहतर रही। आंकड़ों के अनुसार मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.1% की दर से वृद्धि की, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जीडीपी ग्रोथ रेट के आधिकारिक आंकड़ों को जारी किया। आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने मार्च तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। जीडीपी की ग्रोथ रेट इससे पहले दिसंबर तिमाही के दौरान 4.5% की रही थी। मार्च तिमाही में लगभग सभी सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। कृषि क्षेत्र में जहां 5.5% की दर से वृद्धि दर्ज की गई, वहीं ये दर विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4.5% रही। इस दौरान निर्माण क्षेत्र ने 10.4% की शानदार दर से वृद्धि की। आने वाले महीनों में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। एनएसओ का अनुमान है कि अप्रैल-जून 2023 तिमाही में वृद्धि दर 13.1% रह सकती है। आर्थिक मोर्चे पर पीएम मोदी का अनवरत प्रयास देश को जरूर आगे ले जाएगा। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% है, जबकि चीन की 4.4%। मसलन भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट चीन से लगभग दोगुनी है। चीन फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया की 5वीं। लेकिन इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% या उससे अधिक रही तो भारत भी इसी दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब की हालत ऐसी हो गई है कि ना वो 3 में है और ना 13 में। मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ जनाब केजरीवाल दर-दर भटक रहे हैं कि कोई तो उन्हें समर्थन दे दे। कांग्रेस की तरफ वो भारी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता किसी भी तरह की केजरीवाल साहब को रियायत देने की उम्मीद में नहीं है। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। वो कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को लेकर कुछ खास जवाब नहीं दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब तक इस मीटिंग से उम्मीद है, लेकिन इसके उलट कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें इस प्लान से दूर रहना है। इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ये कहा कि मैंने और मेरे साथियों ने पार्टी आलाकमान को साफ साफ बता दिया है कि बीजेपी की बी टीम है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस आदमी अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में छोड़ दिया गया है ताकि विपक्ष की आमने सामने की टक्कर न हो। हमें अरविंद केजरीवाल से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी कांग्रेस आलाकमान को सुझाव दिया है कि केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश का समर्थन करेंगे। संदीप दीक्षित का ये बयान सीएम केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। दीक्षित ने यह भी कहा है कि केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कंट्रोल हासिल नहीं किया तो उन्हें कम से कम 8 से 10 साल की जेल होगी। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं और उनका समर्थन न करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल बार बार कांग्रेस के आगे हाथ फैला रहे हैं। हाल ही में लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के दौरान भी केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस के नेता टस से मस नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि जहां वैचारिक मतभेद होते हैं वहां गठबंधन नहीं होता। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने उन्हें इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देने की सलाह दी है। नेताओं का ऐसा कहना है कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में पीएम मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ खूब बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को मोदी सरकार में सिर्फ खामियां नजर आती हैं।
वहीं देश के दूसरे विपक्षी दल भी मोदी सरकार को कोसने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन राहुल गांधी और समूचे विपक्ष के लिए अमेरिका से बुरी खबर आई है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर। दरअसल राहुल गांधी विदेश में घूम घूम कर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और देश में लोकतंत्र खतरे में है और मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका की एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म की रिसर्च रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई भारत की बेजोड़ तरक्की की खूब सराहना की जा रही है। अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली ने अपनी नई रिपोर्ट में पीएम मोदी नेतृत्व वाली मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि 10 साल की छोटी अवधि में भारत ने मैक्रो और मार्केट आउटलुक में पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ग्लोबल ऑर्डर में स्थान हासिल किया है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आज का भारत 2013 से काफी अलग है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में 10 बड़े बदलाव पर फोकस की बात कही, जिसमें सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इकोनॉमी का फॉर्मेलाइजेशन, रियल स्टेट एक्ट, डिजिटलाइजेशन, सोशल ट्रांसफर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एफडीआई का फोकस, इंडियाज 401 मूवमेंट, कॉर्पोरेट लाभ के लिए सरकार का समर्थन और रिपोर्ट दाखिल करते समय बहुवर्षीय उच्च स्तर पर एमएनसी सेंटिमेंट शामिल है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स को साथियों के बराबर लाना और बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाना आपूर्ति पक्ष के सबसे बड़े नीतिगत सुधारों में से एक है। भविष्य में भारत एशियाई देशों के लीडर के रूप में उभरेगा। साथ ही अगले दशक में दुनिया में बड़े बदलाव होंगे, जहां ग्लोबल डेवलपमेंट का 5वां हिस्सा होगा। तो देखा आपने कैसे अमेरिका से राहुल गांधी और विपक्ष के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि विपक्ष तो ये मानता ही नहीं कि मोदी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को तो लोकतंत्र और देश खतरे में नजर आता है। लेकिन अमेरिका का वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म की ये रिसर्च रिपोर्ट राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए काफी है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी अच्छी खबर आई है। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% है, जो अमेरिका और चीन जैसे देशों से कहीं आगे है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी खेमे में विपक्षी एकता की चर्चा जोरों पर है, लेकिन विपक्षी एकता की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस विपक्षी खेमे के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि भले ही वर्तमान में उसके सितारे गर्दिश में हो, लेकिन आज भी बीजेपी को टक्कर वो ही दे सकती है। मगर दूसरी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के इस आत्मविश्वास पर भरोसा करने को राजी नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लेकर उनकी कुछ और ही राय है। दरअसल अगले साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार का विचार विपक्षी खेमे के भीतर ही भीतर रफ्तार पकड़ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय दलों को भी साथ लेकर चलने की कवायद की जा रही है। मगर इन क्षेत्रीय दलों की मांग कुछ ऐसी है जो शायद ही कांग्रेस को रास आए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तक क्षेत्रीय नेताओं को लगता है कि कांग्रेस को उन सीटों पर टिके रहना चाहिए जहां वो आसानी से जीत सकती है, न कि सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके दूसरे दलों की भी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। चलिए मान लीजिए कि पार्टी आलाकमान इस तर्क को मानकर चुनाव में जानने के लिए राजी भी हो जाए, लेकिन फिर भी उनके सामने चुनौती ये होगी कि वो अपनी राज्य इकाइयों को कैसे समझाएं। 2024 के आम चुनावों में एक संयुक्त उम्मीदवार का प्रस्ताव पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री और नेता नीतीश कुमार की एंट्री के साथ ही आया। उन्होंने 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पिछले 1.5 महीने में इस तरह की ये दूसरी बैठक थी। कहा जाता है कि बैठक में नीतीश कुमार ने ऑल अगेंस्ट वन रणनीति पर जोर दिया। इस विचार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन दिया और कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में जीत पर बधाई भी दी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार का समय आ गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के प्रस्ताव पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादातर क्षेत्रीय दलों की इस पर सैद्धांतिक सहमति है। ये वो दल हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे लोकसभा में बड़े पैमाने पर सांसद भेजते हैं। सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे की योजना होगी जो सभी को मंजूर हो। ऐसे में इस फॉर्मूले से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके खाते में काफी कम सीटें जाएंगी और जिस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है वहां कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस चुनाव में गई तो पार्टी 2019 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।